नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के इस कहर से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने तो बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कुंभ से जुड़ी हुई, जिसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं और कुंभ को क्या छोटा किया जाएगा इस पर विचार मंथन होगा और फैसला भी हो सकता है, क्योंकि 2 अखाड़ों ने इस पर अपनी सहमति जताई है। और एक बेहद अहम खबर इसके साथ कि अगला शाही स्नान 27 तारीख का वो रद्द किया जा सकता है और इसे सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही शाही स्नान के तौर पर किया जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। निरंजनी अखाड़े ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया है। उनकी बात पर आनंद अखाड़े ने भी सहमति जताई है और उस पर अब फैसला हो सकता है। हालांकि अखाड़ा परिषद को फैसला करना है, लेकिन एक बेहद अहम बैठक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि क्या 15 दिन पहले ही यह कुंभ खत्म हो जाएगा और 17 अप्रैल को क्या इसकी समाप्ति की घोषणा जैसा निरंजनी अखाड़े ने किया, उस पर सहमति आनंद अखाड़े ने भी जताई है। लेकिन अब एक बेहद अहम फैसला होने जा रहा है, जिस बैठक में इस पर पूरा विचार मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ये बैठक करने वाले हैं। दरअसल 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान, लेकिन इसे रद्द किया जाएगा और साधु संतों ने कहा कि यह सिर्फ एक सांकेतिक शाही स्नान होगा। भारती सकलानी हमारी सहयोगी हरिद्वार से हमसे सीधे जुड़ रही हैं। भारती, ये निरंजनी अखाड़े का फैसला कि वो जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की होने वाली बैठक में क्या इसी संदर्भ में अहम फैसला हो सकता है और इसकी औपचारिक घोषणा का महज इंतजार होगा? बिल्कुल, आज मीटिंग जो होगी उसमें इन्हीं पॉइंट्स पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी कि आखिरकार कुंभ को लेकर कुंभ में जो साधु संत है, अखाड़ों से जिस तरीके से साधु संतों के पॉजिटिव होने के मामले सामने आ रहे हैं, उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, उनकी तबीयत खराब है, वो खुद कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली के ऋषिकेश के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो अब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि बाकी के जो अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं और वो भी इस बात पर सहमति अपनी जता सकते हैं, क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि कुंभ मेला वो समाप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी। बिल्कुल भारती, लेकिन भारती एक जो अहम सवाल है वो ये कि जो मुख्यमंत्री ये बैठक करने वाले हैं वो किनके साथ बैठक होगी? क्या तमाम वो लोग होंगे जिनके साथ बातचीत में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा और फिर किसी को आपत्ति नहीं होगी? कौन कौन के साथ बैठेंगे और इसी पर यहाँ पर बातचीत ये हो सकती है, क्या फैसला लिया जाएगा। ये सबसे अहम बात भी है कि आज की ये बैठक सबसे अहम होगी। भारती, कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे, ये सबसे अहम बात है। और क्या इस बैठक में अगर बातचीत करके कोई फैसला लिया जाता है तो उसके बाद किसी को आपत्ति नहीं होगी? क्या तमाम वो संगठन के लोग भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं? और ये बेहद अहम खबर है इस वक्त की कुंभ में, जहां की लगातार अब ये खबरें आ रही है कि साधु संत भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कई श्रद्धालु इसकी चपेट में आ चुके हैं, हजारों तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ऐसे में 27 तारीख का शाही स्नान खत्म किया जा सकता है, सांकेतिक शाही स्नान ये हो सकता है। भारती, मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? क्या इस बैठक में वो तमाम संगठन के लोग हो सकते हैं जिनकी सहमति पर कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए, कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो सचिव हैं निरंजनी अखाड़े के, उनसे भी बातचीत हो चुकी है सीएम की, और कई अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है। कई सचिवों से उनकी बातचीत हो चुकी है कि आगे क्या स्टेप यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि साधु संतों का ही ये प्रेशर था कि कुंभ मेला होना चाहिए। अब जो बड़े स्नान थे वो यहाँ पर हो चुके हैं, एक शाही स्नान बचा हुआ है, उसको ये कहा जा रहा है कि उसमें इतनी उम्मीद नहीं की जाती है कि ज्यादा संख्या में लोग आए। जब जो बैसाखी का स्नान था उसमें ही 13 लाख तक यहाँ पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें संख्या कम हो सकती है। जो आखिरी का स्नान है उसमें लोग कम आ सकते हैं, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। तो इसी पर ये डिसाइड यहाँ पर किया जा सकता है। और बहुत क्या अहम बैठक भारती, जिसकी जानकारी आप दे रही हैं कि आज मुख्यमंत्री ये बैठक करने वाले हैं और इसमें एक बड़ा फैसला भी हो सकता है कुंभ को लेकर कि क्या समय से पहले इसे खत्म किया जाना है और 27 तारीख का शाही स्नान क्या रद्द होगा।
कोरोना की ये दूसरी लहर से अब इस मचे कोहराम के बीच में ये एक बड़ी अहम खबर भी आ रही है कि जो महाकुंभ हो रहा है वो अब 17 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और इसे लेकर के एक बड़ा फैसला निरंजनी अखाड़े ने खुद कर लिया है। अखाड़ों ने अब कुंभ में मौजूद सभी संतों से अपने अपने जगहों को, गंतव्य को जाने की भी बात कह दी है और मेले के समापन की बात कही गई है। हरिद्वार छोड़ दें साधु संत, अब इस बात की अपील निरंजनी अखाड़े ने की है। आनंद अखाड़े ने इस पर सहमति जताई है और कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों के हित में मेले का समापन अब हो जाना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से अभी कुंभ पर कोई फैसला नहीं लिया गया और इसीलिए आज एक बेहद अहम बैठक खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है। इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े के भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। निरंजनी अखाड़े ने यह बड़ी घोषणा कर दी है कि 17 तारीख को वो अपनी तरफ से इसका समापन करने जा रहे हैं। इस महामारी को देखते हुए संक्रमण और ज्यादा ना फैले, इसे एहतियातन ये कदम उठाने की बात निरंजनी अखाड़े ने कही है। एक और आनंद अखाड़ा जिसने इस पर सहमति जताई है, लेकिन अभी अखाड़ा परिषद ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है इस फैसले की और ना ही सरकार की ओर से, जबकि अभी 15 दिन का और वक्त है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि इसी पर चिंतन होगा। आज बहुत अहम बैठक खुद मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और क्या समय से पहले कुंभ का समापन होगा, कुंभ मेला खत्म कर दिया जाएगा, इस पर विचार मंथन होगा। क्योंकि हरिद्वार में लगे इस कुंभ में भी अब लगातार साधु संत और भक्त कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हजारों की तादाद में यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक संत की तो इससे जान भी चली गई है और कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ऐसे में इस कुंभ को अब समय से पहले खत्म करने पर फैसला हो सकता है। भारती हमारी सहयोगी लगातार हरिद्वार से हमारे साथ बनी हुई हैं। भारती, ये जो फैसला लिया है निरंजनी अखाड़े ने, आनंद अखाड़े ने, उस पर सहमति जताई है, बाकी अखाड़ों की कोई राय इस पर आई है कि वो भी उनके साथ हैं और कोई विवाद इसमें नहीं कि कुंभ जल्दी खत्म कर दिया जाए? देखिए, बैरागी अखाड़ा जो है वो अभी फिलहाल सहमति नहीं जताता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और बैरागी अखाड़े के जो साधु संत हैं वो ये चाहते हैं कि 27 तारीख का शाही स्नान हो। लेकिन मैं एक अपडेट यहाँ पर और दे दूं कि बाकी के जो हवन, यज्ञ, पूजन यहाँ पर हो रहे हैं उसमें जो संख्या थी साधु संतों ने वो अपने आप स्टेप लेते हुए कम यहाँ पर कर दी है। जो 250 तक लोग आते थे वो अब 100 कर दिए, यानी कि वो खुद अब इस खतरे को भांप गए हैं और खुद यहाँ पर सतर्कता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ज्यादा हरिद्वार में टिकना ठीक नहीं है। इसलिए कम लोगों में ही जो भी हवन, यज्ञ, पूजन यहाँ पर होने हैं वो किए जाएं। इस वक्त मैं शंकराचार्य मठ पे ही मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हवन यज्ञ जो चल रहा है उसमें मैंने देखा अभी कि यहाँ पर भी जो साधु संत है उनकी संख्या बेहद कम है। तो यानी कि आप ये समझिए कि अब जिस तरीके से साधु संत कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, RT-PCR टेस्ट अखाड़ों में जाकर जो हो रहे हैं उसमें कई साधु संतों के पॉजिटिव होने की खबरें भी आ रही हैं। तो अब इसकी गंभीरता को भांपते हुए खुद से ये स्टेप यहाँ पर लिए जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी के अखाड़े हैं वो भी इस पर अपनी सहमति और आज जो एक बेहद अहम बैठक होने वाली है, संभवतः उस पर अंतिम निर्णय भी लिया जाए। कोरोना की ये दूसरी लहर से मचे कोहराम के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अब तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के एम्स पहुंचे हैं। उन्होंने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के साथ बैठक की है। कोरोना के निपटने के लिए तमाम उपायों पर चर्चा उनके साथ की है। रणदीप गुलेरिया ने भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम को बेहद अहम बताया और ऐसी ही राय खुद स्वास्थ्य मंत्री की भी।
एक बेहद अहम खबर, दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू चलेगा और इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से कई निर्देश भी जारी किए गए। दिल्ली सरकार ने शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में दुकानदारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल किसी भी तरह कारोबार पटरी पर आया था, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की पाबंदियों से उनकी रोजी रोटी पर मार पड़नी तय है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना के नए केस 2 लाख के पार। एक बार फिर दूसरा दिन 24 घंटे में 2,17,000 से ज्यादा मामले और देश में रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। एक दिन में ही 1,185 लोगों ने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी है। लेकिन सबसे खास बात यह कि 2 लाख के पार नए कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरे दिन है। 2,17,000 आज एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ कोरोना का यह नया आंकड़ा, और एक दिन के भीतर ही पिछले 24 घंटे में 1,185 लोगों ने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यही जानकारी दी गई है और आंकड़े यही दिए गए हैं कि अब तक ये सबसे बड़े केस हैं, सबसे बड़े आंकड़े हैं। 2,17,353 अभी तक इतने मामले एक साथ में एक दिन में कभी नहीं आए थे, और ये दूसरा ऐसा दिन है, लगातार दूसरा ऐसा दिन है जब 2 लाख से ज्यादा मामले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। अगर हम बात करें जनवरी की बात करें तो लगभग 5 लाख नए केस जुड़े हैं। तो मार्च की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा मामले जुड़े हैं, और अप्रैल में ही 21,42,582 मामले आए हैं 16 अप्रैल तक। इन 16 दिनों में काफी ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी हुई, और खास करके अप्रैल के महीने में तो केसेस में हर रोज लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ये केस कहां तक थमेंगे इसका अभी कोई बताने वाला नहीं है, और ना ही कोई अभी इसका अंदेशा लग सकता है कि ये कहां तक कंट्रोल होगा और ये आंकड़ा कब तक बढ़ेगा। ये सबसे अहम बात भी है कि लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ऊपर गया है मौत का ये आंकड़ा, कोरोना मरीजों का आंकड़ा माफ कीजिए, और मौत 1,185 24 घंटे के भीतर ही लगातार कोरोना मरीजों का ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। दो लाख से भी ज्यादा कोरोना के मरीज एक बार फिर से देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब तैयारियां भी देखी जा रही कि क्या इससे निपटने के लिए व्यवस्था चाक चौबंद है। और ऐसे में अब जबकि कई जगह वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, और दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होगी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और अगले आदेश तक तो मॉल जिम बंद करने का आदेश दे दिया गया है। थिएटर 30% अपने स्ट्रेंथ के साथ ही खोले जा सकेंगे, लेकिन जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें राहत मिलेगी। सबसे खास बात यह कि कोरोना के मामले दिल्ली में जिस तेजी से बढ़े उसने दिल्ली शहर के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खोला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अब अपनी व्यथा कहते हुए व्यापारी भी, चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। चंदन, अब व्यापारी ये बात कह रहे हैं कि ये उन पर एक बार फिर मार होगी और जिस उद्देश्य से लगाया जा रहा है वो संभवतः इससे पूरा नहीं होगा। क्या इनकी मांगों पर विचार करने की कोई बात की जा रही है सरकार की ओर से? देखिए प्रशांत, व्यापारियों में दो धड़ा, एक धड़ा ये कह रहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, क्योंकि अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है
अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज़ हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है, कुछ एक अनुमान है सर ये कितना करने गए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वो कह रहे हैं कि उपायों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे रोका जाए। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, ये सबसे अहम बात है कि जितनी व्यवस्था की जा रही है वो नाकाफी है, कैसे इसे बेहतर किया जाए और जो लोगों की दिक्कतें हैं, उनकी शिकायतें हैं, उसे कैसे दूर किया जाए, क्या नए कदम उठाने की तैयारी है सरकार की ओर से? देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रोज जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। एक तरफ हॉस्पिटल्स में जो क्लेम है कि 5000 बेड खाली हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट की संख्या बढ़ रही तो बेड की संख्या भी कम हो रही। दिल्ली सरकार इसकी तैयारी में लगी है कि किस तरह से बेड की संख्या बढ़ाई जाए ताकि इमरजेंसी होने पर पेशेंट्स को एडमिट किया जाए। दूसरी तरफ प्रशांत, आपने एक बात कही कि कुछ व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के कर्फ्यू से उनका नुकसान होगा या उनकी रोजी रोटी पर संकट होगा। लेकिन एक और बात है प्रशांत, व्यापारियों का कुछ धड़ा ऐसा है, कुछ संगठन ऐसे हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन की एक बार फिर से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है और एक बार कोविड के इस चेन को तोड़ना ज्यादा जरूरी है। तो वो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे और इसके लिए जल्दी ही वो लोग ऑफिशियली अपील करेंगे कि एक बार फिर से बड़े शहरों में, खास करके दिल्ली के जो व्यापारिक संगठन है, कि यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन हो ताकि कोविड के इस चेन को ब्रेक किया जाए। यानी कि व्यापारियों में भी दो राय है, देखना होगा कि दिल्ली सरकार इन राय को लेकर के क्या अंतिम फैसला करती है। और चंदन, लगता है कि उनमें सहमति बनाने की भी कोशिश होगी, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, लेकिन दिक्कत अब तमाम देश भर के कई राज्यों में, राजस्थान में भी आज से इसीलिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है और यह शाम 6 बजे से शुरू होगा, सोमवार 5 बजे तक यह जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान दूध, फल, सब्जी समेत जो दूसरी और जरूरी चीजें हैं उन्हें इसमें राहत मिलेगी। बैंक कर्मचारियों को भी इसमें छूट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने की बात कही है। और ऐसे में व्यवस्था क्या है, तैयारी किस तरह की है? भवानी सिंह हमारे सहयोगी जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, आज से जिस तरह की पाबंदी अब जनता राजस्थान में देखने वाली है, उसके लिए कितने पुख्ता इंतजामात कि लोगों को दिक्कत भी कम से कम हो और इस पर रोक भी लगाई जा सके? देखिए प्रशांत, सरकार की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है और इमरजेंसी सर्विसेज है उनको इससे बाहर रखा गया, कर्फ्यू से बाहर रखा गया। इसके अलावा जो सब्जी वाले, जो किराना है, इसको भी अलग रखा गया। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको बाहर रखा गया। और बाज़ार, क्योंकि आज 6 बजे से कर्फ्यू है, लेकिन उससे पहले 5 बजे, 1 घंटे पहले ही बाज़ार बंद हो जाएगा। और उसकी वानगी ये है कि बाज़ार आज जयपुर में पहले खुल गए 11 बजे। हम जयपुर के वॉल सिटी के अंदर हैं, बड़ी चौपड़ का बाज़ार है और हमेशा 11 बजे मार्केट खुलता है, लेकिन फैसला किया गया कि 2 घंटे की भरपाई की जाए, इसलिए सुबह 9 बजे से मार्केट खुल गया। चहल पहल आप देख सकते हैं, इतना जल्दी ये मार्केट खुलता नहीं है। बिल्कुल। हालांकि लापरवाही लोगों की साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यानी मास्क नहीं लगा रखा आपने, क्यों? अच्छा बताएं, आज बाजार आपने जल्दी खोला? क्यों? इसके लिए कि शाम को आज कर्फ्यू लग जाएगा, इससे शाम को 5 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, इससे पहले हम बाजार बंद कर। टाइम कम मिलेगा आपको? हाँ, टाइम कम, क्योंकि टाइम कम मिलेगा जाहिर तौर पर, इसलिए दुकानदारों ने अपनी तैयारी कर ली है। और यहाँ पर अभी से भीड़ बढ़ने लग गई है, लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। जल्दी में लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना सामान यहाँ से बेच सके। लोगों को डर है कि
और हो भवानी सकता हम हो कि तस्वीरों में भी देख रहे हैं और शायद अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता होगा कि इतनी सुबह से ही मार्केट खुल जाए और लोगों की भीड़ भी वहां दिखाई दे। कोरोना पर यह एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात के राजकोट से, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। राजकोट में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 82 लोगों की जान चली गई है और ऐसे में व्यवस्था को लेकर के भी लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर परिजनों की चीख पुकार, क्योंकि उनके अपने दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। दर्द, बेबसी और लाचारी की यह तस्वीर है गुजरात के राजकोट से, जहां पर लगातार कोरोना का कोहराम देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर राजकोट में 82 लोगों की मौत हो गई है और यह दृश्य दिल दहला देने वाला। दर्द और बेबसी की यह तस्वीर, अपनों को खोने के बाद किस तरह से लाचार अस्पतालों के बाहर ये लोग। अच्छा ना ना पौड़ा से वहाँ करे मामा તમારે કોઈ દેવો છે કોઈ હમ દો છો ઉભા થાઓ ઉભા થઈ જાઓ ચાઈ જોતા હવે ઉભા થાઓ તમને जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, चीख चित्कार और बेबसी की ये तस्वीर, लेकिन सबसे अहम सवाल ये जो इन परिजनों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों? जवाब क्या आते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, हर जगह पर इस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है। कई बार तो कैमरे में वो कैद करने में भी हमें लगता है कि हम कैसे इसको कैद, वो हिम्मत नहीं हो पाती। यही चाहिए, आप राजकोट की खबर देख लीजिए, चाहे अहमदाबाद में जहां अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हों शवों की। अस्पतालों में तो एडमिशन के लिए है, लेकिन मरने के बाद भी उनको शवों को अंतिम संस्कार किया जाए उसके लिए भी कतारें लगती है। सरकार के पास जो प्रयास है वो अपने हिसाब से कर रही है और इसी के चलते हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को लगा कि ये स्थिति अब कंट्रोल से बाहर जा रही है और इसी के चलते हाईकोर्ट ने सरकार को भी आदेश दिए हैं कि सबसे पहले टेस्टिंग से लेकर सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, एडमिशन किया जाए, ऑक्सीजन बेड अवेलेबल हो, क्योंकि लोगों की ज़्यादातर मौत इसलिए हो रही है कि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहे, आईसीयू की कमी है, ऐसे में ये दिक्कत हो रही है। मैं फिलहाल अभी अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में हूँ प्रशांत, और दिखाऊंगा कि देखिए जब हाईकोर्ट की फटकार लगी उसके बाद किस तरीके से अब टेस्टिंग बढ़ाई गई है। यहाँ पर ये GMDC ग्राउंड में वॉक इन जो टेस्टिंग हो रही है और सामने ड्राइव थ्रू RT-PCR है। गाड़ी लेकर आइए आप, और यहाँ आपको कहीं कतार में उस तरीके से खड़ा नहीं रहना या कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपनी गाड़ी में आराम से बैठिए और आपका जैसे ही टोकन की नंबर आएगा आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग के जो समय मर्यादा थी वो 36 घंटे 48 घंटे बाद मिलती थी, अब इनको 24 घंटे के भीतर रिजल्ट देने होंगे, जिसके चलते इनका इलाज हो सके। और इसी के चलते अब और जनक, हम देख रहे हैं कि जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो व्यवस्था में किस तरह की बेहतरी भी होती है और अब गाड़ियों में ही टेस्ट हो रहे हैं लोगों के, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। जहां सरकार व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी हुई है, वहीं आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, क्योंकि कई जगह नियमों का उल्लंघन करते लोग दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आ रही है, नागपुर से, वो भी कुछ ऐसी है। जबकि कोरोना कर्फ्यू महाराष्ट्र में लगाया गया है और नागपुर में एक मैदान में लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंच गए, खेलने कूदने पहुंच गए। यहां पुलिस सभी को हटाने के लिए पहुंची और बेवजह बाहर निकलने वालों को चेतावनी भी यहां पर दी गई है। नागपुर की यह तस्वीर। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, क्या ये वो लोग हैं जो बाहर निकल आए जिन्हें जानकारी नहीं कि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है महाराष्ट्र में और स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, या जानबूझकर इस तरह की लापरवाही की जा रही है? प्रशांत, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो लोग बाहर निकल रहे हैं कि उनको इस बात को, ये बहुत ही मजाक वाली बात होगी, बहुत हंसने वाली बात होगी कि लोगों को जानकारी नहीं है। लोगों को पूरी जानकारी है, लोगों को पूरी जानकारी है कि खास करके जब CM उद्धव ठाकरे ने बाकायदा लोगों को संबोधित किया था तो सब लोगों ने सुना था कायदे से कि पूरे राज्य में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 का मतलब होता है कि 5 लोग एक जगह इकट्ठे होकर ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना इकट्ठे हो सकते हैं। साथ ही साथ जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। बाकायदा CM ने समय निर्धारित किया था कि जनता कर्फ्यू के समय कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ एसेंशियल चीजें ही कि जो लोग जुड़े हुए वही बाहर निकलेंगे। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के नागपुर में देखिए जो मैदान है, मैदान में लोग मॉर्निंग वॉक करने पहुंच गए।
जॉगिंग करने पहुंच गए, और सबसे डरावनी वाली बात है कि लोग वहां पे खेलने तक पहुंच गए। अब अन्यथा विजुअल में भी देख सकते हैं कि नागपुर की पुलिस को बाकायदा सायरन बजा के अंदर जाना पड़ा, बाकायदा अनाउंसमेंट करना पड़ा कि पूरे राज्य में धारा 144 लगी हुई है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले जब तक कोई जरूरत की। और इसीलिए भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं विवेक कि अब सख्ती बढ़ाई जा रही है और यही हिदायत लोगों को दी जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अब कई राज्यों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है और इसके तहत 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात किया जाएगा। सरकार का एक बड़ा फैसला। और इसके साथ ही साथ 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर फंड के तहत ऑक्सीजन प्लांट भी बनवाए जाएंगे। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इन राज्यों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की संस्था अफकिन इंस्टीट्यूट को अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की भी इजाजत दे दी है। यानी महाराष्ट्र सरकार इसके लिए अब केंद्र से इजाजत भी मांग रही थी, जिसकी इजाजत उन्हें मिल गई है। चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, इस तरह की कई और दरख्वास्त केंद्र सरकार से की गई थी, लेकिन अब कोवैक्सीन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में भी हो सकेगा। इसके साथ साथ और किस तरह की रियायत सहूलियत मिल पाएगी जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी प्रशांत, जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, और सरकार ने इसके लिए कई विदेशी वैक्सीन को भी भारत में ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। उसमें जो वक्त लगेगा प्रोसेसिंग में, उस दौरान तक भारत में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। वैक्सीन का बड़ा एक जो है डोज चाहिए भारत में विशाल आबादी के लिए, इसलिए भारत में ज़रूरी है कि रसिया की चाहे स्पुतनिक भी हो, चाहे फिर दूसरे देशों में जो प्रोडक्शन हो रहा है वैक्सीन का, जो कि दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रहा है, उनको भारत में ट्रायल के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ देखा जाएगा कि लोगों पर क्या असर रहता है, उसके बाद यहाँ भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन सारे वैक्सीन को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होगी प्रशांत, इसे फौरन लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे इसके जो है इप्स एंड बट्स देखे जाते हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है पेशेंट्स पर या जिनको टीका दिया जा रहा है वो देखना होता है। लेकिन इस बीच लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो अपनी तरफ से सावधानी बरते। सबसे ज्यादा जरूरी केंद्र सरकार को भी लग रहा है ऑक्सीजन को लेकर के, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो अलग अलग राज्यों में, उसके लिए भी केंद्र की तरफ से पहल की गई है। और संभवतः इसीलिए भी अब आयात करने का फैसला सरकार ने किया है जो मेडिकल ऑक्सीजन है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो दरख्वास्त की गई थी केंद्र की ओर से, उस पर हामी भरती दिखाई दे रही है केंद्र सरकार। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई में मौजूद हैं। विवेक, एक पत्र भी उद्धव ठाकरे ने लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब जो बहुत सी चीजों पर सहमति जताई गई है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अब महाराष्ट्र सरकार के लिए यह राहत की खबर बनकर आ सकती है? प्रशांत, देखिए, जो पूरा राहत की खबर है महाराष्ट्र सरकार के लिए बोल सकते हैं कि हैफकिन इंस्टीट्यूट जो मुंबई में ही है, वो उन्होंने बाकायदा परमिशन मांगी है। महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा केंद्र सरकार से परमिशन मांगी थी, जो वैक्सीन बनाई जा रही थी उसकी परमिशन हैफकिन को दी जाए, क्योंकि जो एस्ट्राजेनेका जो कंपनी जो वैक्सीन बना रही थी, उन्होंने कहा था कि हैफकिन कंपनी को वो मदद करे वैक्सीन बनाने के लिए। वो केंद्र सरकार ने पूरी जो परमिशन है वो हैफकिन इंस्टीट्यूट को दे दी है। यानी बहुत बड़ी राहत आप बोल सकते हैं कि मुंबई में ही वैक्सीन बनेगी, हैफकिन इंस्टीट्यूट में ही वैक्सीन बनेगी, और जो मुंबई के जो आसपास इलाके जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इलाके हैं, वहां पर ये वैक्सीन आसानी से सब जगह पहुंच सकती थी। पहले क्या होता था कि जो भी वैक्सीन होती थी वो आपको केंद्र सरकार से मांगनी पड़ती थी। केंद्र सरकार वैक्सीन को डिस्पैच करता था, वो डिस्पैच होने के बाद अलग अलग एयरपोर्ट पर उतरती थी, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद छोटे छोटे जिलों और शहरों में जाती थी, जिसमें काफी ज्यादा समय लग सकता था। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, उसमें यह मांग की थी कि जो हैफकिन इंस्टीट्यूट है वो किसी पार्टी के या फ्रेंचाइजी के तौर पर उसको परमिशन दी जाए, ताकि यहाँ पर मुंबई में वैक्सीन बनाई जाए। आखिरकार विवेक, केंद्र सरकार ने यह अनुमति दे दी है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक हैदराबाद में निर्माण हो रहा था, अब महाराष्ट्र में भी हो सकेगा। इसकी इजाजत महाराष्ट्र सरकार ने मांगी और केंद्र ने इसकी इजाजत अब दे दी।